हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और न्यू जो सिलेबस रिलीज की गई है एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बारे में। आज के इस क्लास को आप कह सकते हैं कि ये ओरिएंटेशन क्लास है और ऐसे भी आप सभी के साथ लाइव इंटरेक्शंस जो है मेरे साथ आप सभी का पहली बार हो रहा है इस बैच में। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले हम लोग टॉपिक को शुरू करें। आप सभी का स्वागत है ऐसे के ट्यूटोरियल के पेड बैच में। और आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और सिलेक्शंस ले सकें एचपीसीएल एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके। और जिस उम्मीद के साथ आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इतना मैं आप सभी से प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जितना आपने उम्मीद किया है उससे डबल, ट्रिपल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, मैं अपनी तरफ से कंटेंट के रूप में हो या फिर किसी भी प्रकार से आपके प्रिपरेशंस में जो भी हेल्पफुल रहेंगे, वो हम लोग और एसके ट्यूटोरियल पूरी टीम आप सभी के हेल्प करने के लिए तैयार है। तो जहाँ पर भी जो भी डाउट हो, सजेशंस हो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन्स हो, आप सभी लोग अपना-अपना चैट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आते हैं आज के इस एपिसोड के टॉपिक पे, बेसिकली पॉइंट पे आते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के स्ट्रैटेजी और रोड मैप को बनाने से पहले हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस एग्जामिनेशंस का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप किसी भी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस का रोड मैप बना सकते हैं, क्योंकि यही एक आपको आइडिया देता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो इसका क्लियरिटी आपको नहीं आएगी। तो जैसे ही मैं बात कर रहा हूं सिलेबस का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, सर ये दोनों चीजों को कहां से देखेंगे। देखिए, सिलेबस तो ऑलरेडी ऐप पर अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग इसे तो देख ही लिए होंगे, जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज की गई है। अभी मैं भी आप सभी को दिखाने वाला हूं यहाँ पर पीडीएफ को, और उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक को कैसे कवर किया जा सकता है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो रोड मैप जो है प्रिपरेशंस का हम लोगों का इसी दोनों के बेसिस पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा ऑफिशियल सिलेबस को समझते हैं और उसके बेसिस पे आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में किस तरह से बदलाव आना चाहिए, किस तरह से आप अपना स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं अच्छे से और सिलेक्शंस को लेने के अपना चांसेस को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो हमने आप सभी के लिए जो है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको ओपन कर लिया है। तो इसका आप सभी लोग जानते हैं कि दो पार्ट है इसमें। पहला जो पार्ट होगा, इसमें बेसिकली पार्ट ए है। वेट ए मिनट, में कलर चेंज कर लेता हूं। पार्ट ए जो है, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है। और जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट में आप सभी को पता है ही सिलेबस क्या क्या है। जनरल इंग्लिश आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो जनरल इंग्लिश आ जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड या फिर इसे कह सकते हैं मैथमेटिक्स। इसके बाद जनरल रीजनिंग आएंगे, जनरल रीजनिंग आएंगे। तो ये सभी सेगमेंट आपका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है। और नेक्स्ट पार्ट, इसे हम लोग अगर पार्ट बी नाम दें, तो इसमें आपका इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर दिया गया है कंप्यूटर अवेयरनेस एंड प्रोफिशिएंसी। तो इस साल ऐसा बताया गया है कि कंप्यूटर अवेयरनेस एंड प्रोफिशिएंसी आएगा ये टॉपिक।
हमने इस ऑफिशियल सिलेबस को रिलीज होने से पहले आप सभी को बताया था कि प्रोफेशनल नॉलेज में आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपको बेसिक एचपीसीएल से रिलेटेड चीजों को भी पढ़ना होगा। उसके भी सिलेबस हमारे ऐप पे अवेलेबल है ही, आपने देखा ही होगा। तो वो जो सिलेबस हमने बनाया था वो एक टेंटेटिव सिलेबस था और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे था। तो जब भी किसी भी पीएसयूज में ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं होती है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे अलग-अलग पीएसयूज के जो इस टाइप के पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग सिलेबस को एक टेंटेटिव सिलेबस को बनाते हैं और कैंडिडेट के साथ शेयर करते हैं। और लगभग-लगभग में टेंटेटिवली वही रहता है सिलेबस। आप इस सिलेबस से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कुछ बेसिक ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड और बेसिक कंप्यूटर तो हमने बताया ही था। तो बहुत कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ज़्यादा फोकस्ड आपका होना चाहिए किसके ऊपर? इंग्लिश का जब आप प्रिपरेशंस करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर आपका क्वेश्चंस चूँकि आएँगे यहाँ से, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करना है। अब अगर बात करें कि सर इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल कैसा रहता है एचपीसीएल एग्जामिनेशंस में, तो इसका जवाब है बहुत ही ईज़ी रहता है। कुछ कैंडिडेट के लिए हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लगे, लेकिन मेरा मानना है अगर आप सही ढंग से प्रिपरेशंस करेंगे, तो इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट अगर आपका सही है, तो आप और वोकैब्युलरी पे आप बेसिकली कमांड कर लेते हैं, तो इंग्लिश में आप अच्छा मार्क्स को स्कोर कर लेंगे। यहाँ पर तो टॉपिक दिया गया है, वोकैब्युलरी ही पहला टॉपिक है, एनोलॉजी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है इन द सेंटेंस, एडॉन्स एंड फ्रेजेस है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, जंबल्ड पैराग्राफ है, प्रीपोजिशंस है। आप देख सकते हैं ये सभी जो टॉपिक्स है ये सारा क्या है, बहुत ही बेसिक बेसिक सा टॉपिक है और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड है। ऑड वर्ड आउट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पैराग्राफ है, फॉर्मेशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। आरसीबी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए इंग्लिश के लिए मैं आपको दो चीजें रिकमेंड करूंगा जो आपको डे वन से करनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश के लिए आप अभी फिलहाल जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैप्टर वाइज तो मैं आप सभी को बेसिकली क्लासेस तो प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन उससे पहले हमने आप सभी को इंग्लिश के लिए एक ई बुक्स प्रोवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं पीडीएफ जो है ऐप में ही अवेलेबल है। चैप्टर उसके सारे रूल्स को आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत सारा पेजेज हैं उसमें। तो रूटीन बना लीजिए कि 2 पेजेज को पर डे पढ़ना है या फिर 3 पेजेज को पर डे पढ़ना है और अच्छे से समझ समझ के उसको पढ़ना है। और डे बाय डेज आपको क्लासेस भी देखने को मिलेंगे। इसी तरह से लाइव लेक्चर्स के थ्रू कभी-कभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड होंगे। हम लोग दोनों तरह के कंटेंट को आप सभी के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि आपका प्रिपरेशंस बहुत अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है? तो आपका इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएँगे अगर आज से ही आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो। तो पहला चीज़ें हैं आप सभी को करना है कि ई बुक्स को अच्छे से रिवीजन करना है। दूसरा वोकैब्युलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर संभव हो, अगर आप फ्री रहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़िए और सिर्फ पढ़िए नहीं, पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर में मेरे नज़र में जो एक अच्छा इंग्लिश का लैंग्वेज यूज़ करता है, द हिंदू। तो अगर पॉसिबल हो सके तो द हिंदू अगर अरेंजमेंट हो सके, तो इस इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़िए और इस इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आप एडिटोरियल वाला सेक्शंस को जाकर के पढ़िए। और मैं जानता हूँ हो सकता है किसी-किसी कैंडिडेट को वो पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन डे 1 में ऐसा होगा। अगर आप डेली पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए और एक-एक वर्ड को देखिए। अगर आपको ईज़ का मतलब भी पता नहीं है ना, तो वो भी एक डायरी में लिखिए कि ईज़ और ईज़ का मतलब क्या होता है?
तो इस तरह से आप नोट डाउन करिए। अगर आपके पास कुछ कॉम्पि जैसे कि मैच का मतलब पता नहीं है तो लिखिए मैच और इसका हिंदी मीनिंग लिखिए यहाँ पर। तो आप ऐसे अगर करेंगे 10 से 15 दिन तो आप पाएंगे कि न्यूज़पेपर भी पढ़ते-पढ़ते कुछ-कुछ ऐसा-सा वर्ड होगा जो बार-बार रिपीट होता है। तो बार-बार जब रिपीट होगा तो वो वर्ड का मीनिंग आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो वोकैब्युलरी ऐसे स्ट्रांग हो सकता है। तो जब आप वर्ड का मीनिंग समझने लगेंगे, तब आप सेंटेंस बनाने के लिए भी धीरे-धीरे समझने लगेंगे। तो आपका वोकैब्युलरी तो स्ट्रांग हो ही रहा है। साथ ही साथ आपका जो है ना सेंटेंस अरेंजमेंट वाला जो यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाला जो देख रहे हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट वाला भी रहता है कभी-कभी क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ कर पाएँगे। तो इसका एक सबसे बड़ा मंत्र यही है। एक तो हमने बताया ई बुक्स को रिवीजन करिए, उससे आपका रूल्स वगैरह ग्रामर का कवर हो जाएगा। दूसरा वोकैब्युलरी और इंग्लिश को समझना और आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो रहता है, वो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको पढ़ने का स्पीड एग्जाम में आपका बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो आपको रीडिंग मारना है सिर्फ और 10-15 दिन के बाद जब वर्ड सब रिपीट होने लगेंगे तो मीनिंग आपको वर्ड का अपने आप समझ में आएगा। तब आप 10-15 दिन के बाद आप क्या करेंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? आप उस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शंस को या कोई भी न्यूज़ को आप पढ़िए अच्छे से। इसके बाद खुद से अपने मन से पेपर को बंद कर दिए और अपने मन से पेन और पेपर लेकर के बैठे और जो भी चीज़ों को हमने पढ़ा है न्यूज़ में, उसको खुद से अपने अकॉर्डिंग स्टोरी के रूप में लिखना है इंग्लिश में। जब आप ऐसा करने लगेंगे धीरे-धीरे आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। और देखिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने का बस यही एक ज़रिया है। बाद बाकी रूल्स रेगुलेशंस तो मैं बताऊँगा ही। एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो तो मैं कराऊँगा ही। ठीक है? लेकिन आपको ये सब चीज़ें करनी है साइड से। ठीक है? तो इंग्लिश इस तरह से आपका इम्प्रूव हो जाएगा और इतना करते-करते आप बीच-बीच में इंग्लिश के क्लासेस भी आते रहेंगे, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा। चैप्टर वाइज़ क्लासेस आएँगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं कराऊँगा। तो आपका प्रिपरेशंस बेहतर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और अवेयरनेस वाला जो टॉपिक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इसमें आप सभी को पता है ही कि कंप्यूटर फंडामेंटल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। एंड देयर फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ना है। एमएस ऑफिस में यहाँ पर आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सभी चीज़ें पढ़ना है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस पढ़ना है। तो ये सभी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस है आपका, ये बेसिकली आपका डाल दिया गया है एक बार अगर एक डोमेन में मतलब एक बार ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ रिपीट कर देता हूं मैं, थोड़ा-सा चीज़ें और क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही है कि डोमेन नॉलेज जो है इसको मान लिया गया है ये पार्ट ए है। यानी कि आपका जो एग्जामिनेशंस होगा उसमें डोमेन नॉलेज से जो क्वेश्चंस आएंगे ये पार्ट ए है। अगर क्लियरिटी दे दूं इसमें तो पार्ट ए में क्या क्या आएंगे, इंग्लिश आएंगे और यहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस एंड प्रोफिशिएंसी आएंगे पार्ट ए में। पार्ट बी जो होगा आपका उसमें जो पूछा जाएगा इसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शंस है, इसमें अब चीजों को अच्छे से समझना है। तो पार्ट बी ये वाला है आपका, पार्ट बी एप्टीट्यूड सेक्शंस। इसमें क्या रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के टॉपिक्स, ये सारा टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। रीजनिंग के ऑलरेडी कुछ क्लासेस आप सभी को दे दिए गए हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उसको देख रहे होंगे और अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आने वाले दिनों में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद हम लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस शॉर्ट सेट को भी सॉल्व करेंगे। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर ढंग से हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि टॉपिक क्या क्या है, वर्बल लॉजिक है, सिलोजिज्म है, विजुअल एंड क्रिटिकल रीजनिंग्स है, सीरीज, डिसीजन मेकिंग, डेटा स्ट्रक्चर, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है,
अल्फाबेटिकल सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कुछ चैप्टर का तो ऑलरेडी क्लासेस हो चुके हैं जो रिकॉर्डेड में आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो उसको आप लोग देखिए। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसके आपको लाइव सेशंस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप सभी को, तो पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी को मिल जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को देखते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। ये चीजें मुझे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगती है, या मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा सही नहीं लगती है। सभी कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से अगर देखता हूं तो सभी कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव का मतलब ये है, जनरली जो कैंडिडेट आर्ट्स लेकर के पढ़े होते हैं या बीए किए हुए हैं, उन कैंडिडेट को मैथ्स के कुछ चैप्टर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे और उनके लिए इस सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट में मार्क्स को स्कोर करना प्रॉब्लमेटिक होगा अगर वो अच्छे से प्रिपरेशंस नहीं करे तो। जैसे कौन कौन से टॉपिक हैं इसको मैं बताने जा रहा हूं। अब चलिए समझते हैं एक एक करके। परसेंटेज तो आप कर लेंगे क्योंकि ये अरिथमेटिक का पार्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो परसेंटेज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब चीजें यहां तक सही है। अब आता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा एपी, एपी भी पढ़ना है आपको। बोडमास रूल आपने पढ़ा होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ये 11th क्लास के मैथ्स में पढ़ना होता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो, मीडियन, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां तक सही है। फिर देखिए वेक्टर्स आ गया जो कि 11th क्लास के मैथ्स में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलिए 9th 10th में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो इशारा है 11th का मैथ्स का भी कुछ टॉपिक्स देना थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको डेप्थ में ले जाके पढ़ाना है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए 11th क्लास में ही पढ़ना होता है। ट्रिगोनोमेट्री आप 10th में भी पढ़ते हैं, लेकिन 11th लेवल के भी हम लोग देखेंगे। मेंसुरेशन हम लोग 9th 10th में भी पढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन मतलब देखिए, जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं ना तो अलजेब्रा में ही हम लोग पढ़ते हैं एपी, एपी, जीपी एंड एचपी। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों चीजों को आप सभी को पढ़ाना है यहां पर, जो कि इजी सिलेबस नहीं रहने वाला है। जो नॉन मैथमेटिक्स, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। लेकिन मैं आप सभी को इतना भरोसा यही दिला सकता हूं कि आप लोग पैसेंस रखिए, आराम से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, और मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी को कोशिश करूंगा चैप्टर को बहुत ही अच्छे से स्टेप वाइज समझा सकूं। मेरा पूरा 100% देने का प्रयास रहेगा, और आप सभी को कहीं पर भी किसी भी स्टेप में डाउट होंगे तो आप लोग जो है चैट सेक्शंस में लेकर के पूछ सकेंगे डाउट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखिए यहां पर सेट थ्योरी 11th का मैथमेटिक्स है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास का मैथ्स है। मॉड, इंस्टेंट क्या है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट्स, लीनियर इक्वेशंस चलिए ठीक है, क्लास 10th में भी था, 8th में भी था, जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे। अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, वर्क एंड टाइम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, ये सब तो चलिए ठीक है, कॉम्पिटिटिव इक्वेशंस के मैथ्स में पढ़ते हैं। क्लॉक्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, लॉगरिथम 11th क्लास के मैथ्स में पढ़ते हैं। इन इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, और इन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक और एवरेज, एवरेज तो चलिए ठीक है पढ़ लेंगे। प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे, कैलेंडर और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के थोड़ा थोड़ा 11th क्लास के मैथ्स का भी आपको आइडिया रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके टॉपिक्स जो है इस सिलेबस में दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आपको दो सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है। कौन कौन सा सेक्शंस है वो, एक तो हमने बताया आप सभी को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं बोर्ड पर और अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं इसे अच्छे से आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सिलेबस जो है पार्ट ए में और पार्ट बी में, पार्ट बी में क्या है पूरा क्लियरिटी के साथ समझे तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका इंग्लिश प्लस कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी जो भी है,
और पार्ट बी वाला जो सेक्शंस है, इससे जो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे? आपका जनरल रीजनिंग का, रीजनिंग और प्लस में एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट रहेंगे। ठीक है, और दोनों ही सेक्शन से आप सभी को पता है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 85 क्वेश्चंस यहां से और 85 क्वेश्चंस यहां से। ठीक है, तो आपको वेटेज तो इक्वली देना है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल आएंगे। अच्छा, एक चीज और क्लियरिटी आ गया है कि इस एग्जामिनेशन में 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है अगर आप गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, मतलब आंसर गलत देते हैं किसी भी क्वेश्चंस का, तो निगेटिव मार्किंग 0.25 हो जाएंगे। और ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 170 रहेगा। तो आपको बहुत ही वाइजली सोच समझ करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा ताकि आप ज्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, तो अब प्रिपरेशंस के लिए आपको ज्यादा फोकस किस पे करनी है? तो देखिए, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा कि आपका क्या स्थिति है। आप अपने आप को बेहतर ढंग से जानते हैं कि आपका क्या स्थिति है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस को लेकर के। देखिए, मैं अगर आपको दिल से बोलूं ना एक बात, आप खुद से पूछिए कि आपका लेवल क्या है। एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, एचपीसीएल का किसी भी पोस्ट के लिए, इंजीनियरिंग वाला भी कोई पोस्ट है ना, अगर जैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन उठा लीजिए और उसका नॉन टेक्निकल सेक्शन वाला क्वेश्चंस को देखिए। आप कितना क्वेश्चंस को कर पाते हैं, कितना पानी में हैं आप, उसको देखिए, तो सच्चाई आपको पता चल जाएगा और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अपने आप को आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए। एक्चुअल में आप कितना पानी में हैं वो पूरा क्लियरिटी के साथ आपको दिख जाएगा। और इसके बाद आप डे वन से अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करिए। ठीक है, सच्चाई आपने जान लिया, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मुझे ये सभी चीजें नहीं आती है या हल्का फुल्का आती है, इससे काम नहीं चलेगा, तो आप जीरो से शुरू करिए, लेकिन अच्छे से प्रिपरेशंस करिए डे वन से, प्रॉपर प्लान बना करके। अगर आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, इंग्लिश आप जानते तो हैं, बोल भी लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आंसर गलत हो जाता है, या कुछ नहीं, इंग्लिश पूरा चौपट है, कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इतना बेसिक तो समझ में आता होगा, पढ़ते हैं, कोई बोलता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल एरर वगैरह फाइंड नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो नहीं सोच पाते हैं, या सोचते हैं तो समझ नहीं आता है इसका आंसर ए ऑप्शन सही कैसे हो गया, बी ऑप्शन क्यों गलत हो गया। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है फिर इंग्लिश पे। तो आप अपने आप को पहले इवेल्युएट करिए, आपका क्या स्थिति है। तो अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तब तो आपको थोड़ा कम इफर्ट लगाना है, लेकिन अगर आपका कोई भी सेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो मैं बेसिकली आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि पर डे एटलीस्ट 4 आवर एटलीस्ट आपको पढ़ना है। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम ज्यादा भी पढ़ सकते हैं आप। 1 आवर सभी सेक्शंस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और ये जो मैं 4 आवर बोल रहा हूं, इंग्लिश के लिए 1 आवर, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 1 आवर, जनरल रीजनिंग के लिए 1 आवर और जनरल एप्टीट्यूड के लिए 1 आवर, ये सेल्फ स्टडी का 1 आवर बोल रहा हूं। इसको आप क्लासेस जब आप करेंगे, हमारे लेक्चर्स को देखेंगे, तो उसमें इसको कंसीडर नहीं कीजिएगा। अगर रियल में सिलेक्शंस चाहिए तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लीजिए। 2.5 मतलब 2.5 मंथ कह सकते हैं, 2 से 2.5 महीना या मैक्स टू मैक्स 3 मंथ आप जो है अपने आप को इसके प्रिपरेशंस में झोंक दीजिए। देखिए सिलेक्शंस कैसे नहीं होता है। सिलेक्शंस उसका नहीं होता है जो अपने आप से सच नहीं बोलता है कि मेरा क्या स्थिति है और कहां से मुझे मेहनत करनी है।
आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और वहां से मेहनत करना शुरू करिए। चलिए, हमने ये चीजें तो आपको बता दिया है कि इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए दो चीजें हमने बताया कि जो हमने आप सभी को ई बुक दिया है यानी कि पीडीएफ दिया है, उसको अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। और दूसरा बात हमने आप सभी को बताया है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, नॉट ओनली द हिंदू। जस्ट हमने एक एग्जांपल रिकमेंड किया है, अगर आपके लिए अवेलेबल है इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए, बिजनेस स्टैंडर्ड, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, वो हमने बताया है कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो जो वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं रहता है, आपको उसे डायरी में लिखना है और डेली ऐसा करना है। 10 से 15 दिन बाद आप पाएंगे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, और 20वां या 25वां दिन आप ये भी पाएंगे कि मैक्सिमम वर्ड जो है अब रिपीट होने लग गए हैं। तब आपको डायरी में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे वर्ड मीनिंग कम होने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, तो इससे आपका बहुत कुछ इंप्रूव होने लगेगा। तो ये हो गया इंग्लिश की बातें। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप सभी को जो पीडीएफ हमने दिया है, जितना भी कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड शॉर्टकट की, कंप्यूटर, तो उसको आप रिवीजन करिए। और आने वाले दिनों में हम लोग ही आप सभी को कंप्यूटर नॉलेज के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं और भी बुक्स को, मतलब ई बुक्स को पीडीएफ के रूप में, तो उससे आप लोग पढ़िएगा, मोर देन सफिशियंट होगा। और हम लोग क्लासेस जो प्रोवाइड करेंगे उस क्लासेस को देखिएगा, जरूरत पड़े तो उसका छोटा मोटा शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा और उसी को रिवीजन करते चलिएगा, वही मोर देन सफिशियंट रहेगा। इतना मैं आप सभी को कह सकता हूं कि अगर कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटेगा, इसका रेयर चांस है। इतना अच्छे से चीजों को कवर करूंगा, एक एक टॉपिक को कवर करूंगा। कोशिश रहेगा हमारा कि पूरा कंप्लीट कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपको सारा कुछ कंटेंट दिया जा सके, पीडीएफ नोट्स के मैटर में हो, वीडियो लेक्चर्स के मैटर में हो, सब कुछ आपको कंप्लीटली यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि आप टोटली रिलाई कर सकते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो इस तरह से आपका पार्ट ए प्रिपेयर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी में। पार्ट बी जो होगा आपका जनरल रीजनिंग। देखिए, जनरल रीजनिंग जो है, ये जो टॉपिक है, ये एक बार आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखिए एक बार सभी चैप्टर्स का जो भी सिलेबस दिए गए हैं। इसके बाद सिलेक्शन या फिर सही क्वेश्चन को विद इन द टाइम लिमिट वही बनाएगा जो प्रैक्टिस में किंग होगा। तो कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, ये बहुत मैटर करेगा। इसीलिए इसके लेक्चर्स को देखिए, समझ लीजिए पहले चैप्टर्स को, इसके बाद जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, और भी क्वेश्चंस जहां तहां से गूगल पर से सर्च करके निकालिए। रीजनिंग का जैसे आपने ब्लड रिलेशन मान के चलिए एक चैप्टर को पढ़ा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ब्लड रिलेशन आपने चैप्टर पढ़ लिया। अब ब्लड रिलेशन का से रिलेटेड जो है, एचपीसीएल में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, एडवांस लेवल का तो नहीं पूछता है, बेसिक लेवल का पूछेगा, ठीक है। तो बेसिक लेवल का, तो अगर इसको कंपैरिजन करें हम लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन से, तो आप लिखिएगा ब्लड रिलेशंस चैप्टर्स, रीजनिंग ब्लड रिलेशन चैप्टर आर्चिव, गूगल पे लिखिएगा तो बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। या फिर लिख दीजिएगा कि बैंक क्लर्क ब्लड रिलेशंस प्रीलिम्स क्वेश्चंस, प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन, ऐसे करके गूगल पे लिखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब एक बार चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, इसके बाद एटलीस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड आपको 500 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है एक चैप्टर का। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, ये बेसिकली आप खुद को चैलेंज दीजिए और खुद को कहिए कैसे नहीं होगा। एक एक चैप्टर से मिनिमम 500 सवाल करना है, मिनिमम। और आप देखिएगा, अगर आप इतना करिएगा ना, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, कंप्यूटर की तरह आप फास्टली सोचने लग जाएंगे। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, और प्लस स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएगा जब आप इस तरह से करेंगे। तो
तो एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा लगाइए, ठीक है। बनाया हुआ ही क्वेश्चंस को बार बार बनाइए, तो इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा होते चलेगा। तो रीजनिंग के लिए यही स्ट्रेटेजी है, पहले कॉन्सेप्ट सीखना है वीडियो लेक्चर्स को देख करके, इसके बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम हमने इतना बताया है, मैक्सिमम आपका जितना कैपेसिटी है झोंक दीजिए खुद को, 2 से ढाई मंथ, बस इससे ज्यादा मैं आपसे समय नहीं मांग रहा हूं। जब तक इस एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं, झोंक दीजिए अपने आप को प्रिपरेशन में, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अदरवाइज अगर आप नहीं झुकेंगे तो ऑलरेडी बैच में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रात में जग जग करके पढ़ते हैं, और ये मैं सच कह रहा हूं। तो सिलेक्शंस लेने के लिए ऑलरेडी दूसरा कोई रेडी है और मेहनत करने के लिए पूरा। तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और आपका कॉम्पिटिटर तो आपके बैच में ही है, इसीलिए बहुत ज्यादा रिलैक्स रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिलेक्शंस चाहिए तो आपको जगना पड़ेगा मेहनत सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। जनरल एप्टीट्यूड का चूंकि इस बार सिलेबस को थोड़ा सा भास्ट कर दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है सभी कैंडिडेट के लिए ये चीजें इजी नहीं होगा। जो कैंडिडेट सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए जो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट होगा वो वो कैंडिडेट स्कोर नहीं कर पाएगा अगर उसका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो। मैं तो यहाँ पर बताऊंगा ही सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट, तो आप सभी को रिकमेंडेशन यही है कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी आप सभी को बेसिकली क्या करना है, पहले आपको वीडियो लेक्चर देखना है, यानी कि क्लासेस को देखना है, ठीक है। वीडियो क्लासेस को देखना है, लाइव हो या रिकॉर्डेड। ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस तो अपलोड ही हैं जनरल एप्टीट्यूड पार्ट का या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो उस लेक्चर्स को देख लिए होंगे उम्मीद करता हूं मैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जल्दी से फिनिश आउट कर लीजिए, और फिनिश करने के बाद एक एक चैप्टर से, जैसा हमने रीजनिंग में बताया उसी तरह से प्रत्येक चैप्टर से आप 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए डेली बेसिस पे, ठीक है। डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे तो इतना सफिशियंट है, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो फाइनल रूप से आप सिलेक्शंस के बहुत करीब रहेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चंस रहता है कि सर 85 170 70 मार्क्स हुआ तो कितना मार्क्स लाना सेफ रहेगा? तो देखिए अभी इस क्वेश्चंस का आंसर्स मैं नहीं दूंगा, और आप लोगों को भी कहूंगा कि अभी इसके पीछे मत भागिए। अभी ये कोशिश करिए कि आप अपने आप को बेहतर कितना हद तक कर सकते हैं। आप इस एग्जामिनेशंस में सिलेक्शंस लेने के लिए आप किस हद तक मेहनत कर सकते हैं, उस हद तक खुद को झोंक दीजिए अपने आप को। देखिए आप को कट ऑफ फट ऑफ और कितना मार्क्स लाना है वो सब आपके लिए उतना मायने नहीं रखेगा, एक बार आप झोंक के देखिए। और जब आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को आप स्कोर करने के लिए सोचेंगे ना, तो सिलेक्शन से बहुत ऊपर जाएंगे और आप ही लोग टॉपर फिर बनेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने सारा सेगमेंट, सारा सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटेजी आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप लोग अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी क्लासेस जनरल एप्टीट्यूड यानी कि एप्टीट्यूड पार्ट का मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है उसका ऑलरेडी अपलोडेड है। जिस जिस टॉपिक को हमने बोला कि क्लास 11th के टॉपिक हैं उसके लेक्चर्स जो है हम लिया करेंगे, लाइव सेशंस होंगे उसका, और कंप्यूटर के भी लाइव सेशंस ही होंगे, और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस में भी अपलोड हों। तो वो सभी चीजें आप लोगों को मिलते रहेंगे बैच में, इसीलिए धैर्य रख करके जितना हमने बताया है उसको आपको सिस्टमेटिक वे में करना है। और बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि सर एग्जामिनेशंस के सिलेबस क्या एग्जाम तक में फिनिश हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप सभी लोग एग्जामिनेशंस देने के लिए ही और प्रिपरेशंस करने के लिए ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग भी आपके उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे, एग्जामिनेशन से पहले तक में सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस भरोसा रखिए हमारे ऊपर, और सभी चीजों को एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे और कंप्लीट करते चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप लोग जो है चैट सेक्शंस में लिख करके डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन को पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आज के सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ये था ओरिएंटेशन क्लास कि आपको कैसे प्रिपरेशंस करनी है, और सिलेबस भी हमने दिखा ही दिया है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशंस में, अगले लेक्चर्स में, यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। और अगले सेशंस में से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना जो भी चीज़ों को हमने बोला है करने के लिए, वो सभी चीज़ों को आप लोग बेसिकली कर रहे होंगे। और जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। बहुत जल्द ही आप सभी का लाइव क्लासेस का टाइमिंग भी अनाउंस कर दी जाएगी।
तो फिर हम लोग लाइव क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है? तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।